तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए क्विज भूगोल विषय पर आधारित। देखें जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि RRE ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के वैश्विक वितरण और उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत के पास चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार है। दूसरा कथन है कि भारत वैश्विक बाजार में परिष्कृत REE का सबसे बड़ा निर्यातक है। तीसरा कथन है कि चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के उत्पादन के आधे से अधिक का उत्पादन करता है। और चौथा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी दुर्लभ मृदा तत्वों आवश्यकताओं में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले अगर दुर्लभ मृदा तत्व की बात करें तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो जिनमें 17 रासायनिक तत्व आते हैं, जिनका एक समूह है जिसमें 15 लेंथेनाइड्स आते हैं और 2 स्कैंडियम और इट्रियम धातु मिलकर ये जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं शामिल हैं। और ये तत्व जो हैं असल में अपने अद्वितीय चुंबकीय, प्रकाशिक एवं रासायनिक गुणों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स, वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कई आधुनिक तकनीकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये पृथ्वी के भूपर्पट्टी में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये कम सांद्रता में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका खनन जो है इनका वो कठिन होता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन, हार्ड ड्राइव, लेज़र और मेडिकल इमेजिंग जैसे उच्च तकनीक उपकरणों के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसके अलावा स्थायी चुंबक बनाने में इनका भी उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कांच एवं सिरेमिक को रंगने में भी इसका प्रयोग किया जाता है दुर्लभ मृदा तत्वों का। और दुर्लभ मृदा तत्वों की अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो चीन का दबदबा है। चीन के पास दुनिया का 50% दुर्लभ मृदा तत्वों का भंडार है और वैश्विक उत्पादन के 60% से अधिक के लिए चीन ही जिम्मेदार है। इसके अलावा चीन का दुर्लभ मृदा तत्वों के मामले में प्रभुत्व जो है शोधन प्रक्रिया में भी फैला हुआ है, जहां चीन वैश्विक उत्पादन क्षमता के लगभग 92% पर नियंत्रण रखता है। हालांकि भारत के संदर्भ की अगर हम बात करें तो भारत में जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इसके भंडार मौजूद तो हैं, लेकिन ये विशेष रूप से केरल और ओडिशा जैसे राज्यों में मोनोजाइट के निक्षेप के रूप में सीमित हैं। फिर भी वैश्विक भंडार और उत्पादन के मामले में इसका जो हिस्सा है ये चीन की तुलना में काफ़ी कम है। तो सही विकल्प जो है नंबर सी हो जाएगा कि चीन जो है वैश्विक उत्पादन मामलों में उत्पादन के आधे से अधिक का उत्पादन करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और अमेरिका की बात करें तो यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर ऐसा नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये हिमालय पर्वत से भी पुराने हैं। दूसरा कथन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीसरा कथन है कि पश्चिमी घाट का निर्माण मुख्यतः पृथ्वी की पपड़ी के तह से जुड़ी पर्वत जनित प्रक्रियाओं का परिणाम है। चौथा है कि वे एक महत्वपूर्ण जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं तथा गोदावरी और कृष्णा जैसी प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों को जन्म देते हैं। बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2012 में शामिल किया गया था इसको। इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और यह भूवैज्ञानिक रूप से प्राचीन दक्कन के पठार का हिस्सा है, जिसका संबंध प्री कैम्बियन युग से है। जबकि हिमालय पर्वत की बात करें तो यह नवीन वलित पर्वत है और इसकी जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और यह गुजरात से लेकर केरल यानी कि कुल 6 राज्यों को कवर करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसकी तो पहला कथन जो है यह सत्य हो जाएगा। दूसरे की बात करें कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो
पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी तो है, लेकिन जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, लेकिन यह केरल राज्य में स्थित है, कर्नाटक में नहीं। तो दूसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करें कि पश्चिमी घाट का निर्माण मुख्यतः पृथ्वी की पपड़ी के तह से जुड़ी पर्वत जनित प्रक्रियाओं का परिणाम है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये अपना पश्चिमी घाट है इसका निर्माण जो है हिमालय की तरह वलन के रूप से नहीं हुआ है, बल्कि इसका निर्माण जो है भारतीय प्लेट के गोंडवाना लैंड से अलग होने पर दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पर जो भ्रंश हुआ और उसके बाद जो उत्थान हुआ है उसके कारण माना जाता है। तो इससे एक प्रमुख ढलान का निर्माण हुआ जो कि घाटों की स्थलाकृति की प्रमुख विशेषता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है ये भी तीसरा कथन जो है ये भी गलत हो जाएगा। चौथे कथन की बात करें कि ये महत्वपूर्ण जल विभाजक के रूप में कार्य करते हैं, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है ये प्रायद्वीपीय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जल विभाजक बनाने का काम करते हैं। ये नमी से भरी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, जिससे भारी वर्षा होती है, और यही कारण है कि ये जो पश्चिमी घाट है ये कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसे पूरब की ओर बहने वाली नदियों के लिए उद्गम स्रोत हैं। तो पहला और चौथा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। और प्रश्न नंबर 3 की बात करें। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन है कि या ऐसा है कि उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों जो कि लगभग 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में फैले हुए हैं में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों की विशेषता आमतौर पर शुष्क या अर्ध शुष्क रेगिस्तानी स्थितियां हैं। कारण है कि ऊपर वर्णित क्षेत्र आमतौर पर ठंडी समुद्री धाराओं और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं से आने वाली हवा के प्रभाव में होते हैं, जो दोनों ही वर्षा को रोकने का काम करते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है कि ए और आर दोनों अलग अलग सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है कि ए और आर दोनों अलग अलग सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी है कि ए गलत है लेकिन आर सत्य है। बताना यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो दोनों कथन जो है अलग अलग सत्य हैं, और जो ये रीजन है ये या जो आर है ये ए का सही व्याख्या करता है। अब देखिए, दुनिया के जो कोई प्रमुख गर्म रेगिस्तान उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांश हैं वहाँ पे जो महाद्वीपों के मतलब ऐसे क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर स्थित हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो अटाकामा रेगिस्तान है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। नामीब रेगिस्तान की बात करें जो कि अफ्रीका में है, ये भी पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा सोनोरन रेगिस्तान जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये सभी जो हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में स्थित हैं। ठीक है, तो पहला जो अभिकथन है ये सत्य हो जाता है, और जो कारण बताया गया है ये भी सत्य है। अब ठंडी महासागरीय धाराओं की अगर हम बात करें तो जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं इन पश्चिमी तटों के साथ भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली जो ठंडी धाराएं हैं, जैसे कि पेरू जलधारा, बेंगलोर धारा, कैलिफोर्निया जलधारा और जो कैनेडी जलधारा होती हैं, ये अपने ऊपर की हवा को ठंडी कर देती हैं, जिससे वायुमंडलीय स्थिरता जो है बढ़ जाती है और हवा की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे यहाँ पर वर्षा नहीं होता। इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में जो बड़ी और स्थिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब प्रणालियाँ हैं, जैसे कि अजोरेस उच्च कहा जाता है जिसे, ये प्रबल होती हैं, और इन प्रणालियों में ऊंचाई से हवा जो है नीचे उतरती है। तो नीचे उतरते हुए जो हवा है ये रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित और गर्म हो जाती है, जिससे इनकी नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और यह संतृप्तता से दूर हो जाता है, जिससे शुष्क और स्वच्छ स्थितियां बनती है। तो इनमें से क्या है, कुछ क्षेत्रों में जो अपतटीय व्यापारिक हवाएं हैं ये भी जो है भूमि से नमी को दूर ले जाने का काम करती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होता। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों अलग अलग सत्य हैं, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है कि मध्य महासागरीय कटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन ए है कि मध्य महासागरीय कटक
तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि और नई महासागरीय परत के निर्माण के स्थल हैं। और कथन है कारण है इसका कि मध्य महासागरीय कटक अभिसारी प्लेट सीमाएं हैं जहां महासागरीय प्लेटें टकराती हैं और एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं, जिससे मैग्मा उत्पन्न होता है। अब बताना है कि इन कथनों के संबंध में इनमें से कौन सा सही है विकल्प। विकल्प ए है कि ए और आर दोनों अलग अलग सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है कि ए और आर दोनों अलग अलग सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है कि ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो यहाँ पे देखें अगर हम कि मध्य महासागरीय कटक तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि और नई महासागरीय परत के निर्माण के स्थल है, तो ये कथन सत्य है। क्योंकि अगर हम मध्य अटलांटिक कटक को देखें और तो ये क्या होते हैं, वास्तव में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियां यहाँ पे होती हैं और वो प्राथमिक स्थल हैं जहाँ पर समुद्र तल जो है प्रसार की प्रक्रिया के माध्यम से नई महासागरीय परत का निर्माण करते हैं। तो उससे पहला जो है अभिकथन सही है। और कारण की बात करें तो कारण क्या है कि मध्य महासागरीय कटक अभिसारी प्लेट सीमाएं हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये जो मध्य महासागरीय कटक हैं ये असल में अपसारी प्लेट सीमाएं हैं, न कि अभिसारी प्लेट सीमाएं। ये अपसारी प्लेट सीमाएं हैं। तो इन स्थानों पर क्या है कि टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और जैसे जैसे प्लेट ये अलग होती हैं मेंटल से मैग्मा ऊपर उठकर अंतराल को भरता है, ठंडा होता है और ठोस होकर एक नया महासागरीय स्थल मंडल बनाता है। और जबकि अभिसारी प्लेट सीमाएं की बात करें तो अभिसारी प्लेट सीमाएं ऐसी स्थान है जहां पर प्लेटें टकराती हैं, है ना। और जो सबडक्शन जोन होता है जिससे ज्वालामुखी भी होता है, लेकिन एक अलग क्रियाविधि के माध्यम से होता है यहाँ पर। इसलिए जो एक कथन है ये सत्य है, क्योंकि मध्य महासागरीय कटक जो है अभिसारी प्लेट सीमा है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ये अपसारीय सीमाएं हैं जिससे एक दूसरे से दूर होती हैं। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ए जो है सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि गहरे समुद्र तल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समुद्र तल पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अथाह पहाड़ियां अधिक संख्या में हैं तथा मुख्यतः ज्वालामुखी उत्पत्ति की हैं। दूसरा कथन है कि अथाह मैदानों पर पाए जाने वाले तलछट विशेष रूप से समुद्री जीवों के अवशेषों से प्राप्त पेलोजिक ओज हैं। तीसरा कथन है कि गायोट्स या गायोट्स जिसे कहते हैं समूह में पाए जाते हैं और आमतौर पर उसी ज्वालामुखी प्रांत में पाए जाने वाले नुकीले शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों से पुराने होते हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे कि समुद्र तल पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अथाह पहाड़ियां अधिक संख्या में हैं तथा मुख्यतः ज्वालामुखी उत्पत्ति की हैं। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि इन्हें जो समुद्र तल पर किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अथाह पहाड़ियां जो अधिक संख्या में होती हैं इन्हें वितलीय पहाड़ियाँ कहते हैं या छोटी पहाड़ियाँ कहते हैं, जो किसी वितलीय मैदान के तल से ऊपर उठती हैं और ये ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली इस स्थलाकृति की विशेषताएं होती हैं जो कि समुद्र तल के 30% से अधिक भाग को आच्छादित करती हैं। ये आमतौर पर ज्वालामुखी मूल की होती हैं जो कि मध्य महासागरीय कटकों पर या उनके निकट विस्तारित भ्रंश और यानी कि मैग्माटिज्म के द्वारा निर्मित होती है और बाद में जैसे जैसे भूपर पट्टी जो है कटक से दूर होती जाती है पेलाजिक तलछट के द्वारा अलग अलग मात्रा में दबा दी जाती है। तो इसलिए पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन है कि अथाह मैदानों पर पाए जाने वाले तलछट विशेष रूप से समुद्री जीवों के अवशेषों से प्राप्त पेलोजिक ओज हैं। तो ये गलत है। असल में क्या है, जो अगाध मैदान है वहां पे जो तलछट जो है सिर्फ पेलोजिक ओज नहीं है, बल्कि ये जो पेलोजिक ओज है ये एक प्रमुख घटक है और विशेष रूप से उच्च जैविक उत्पादकता वाले क्षेत्रों और महाद्वीपों से दूर तलछट में महत्वपूर्ण मात्रा में स्थलित तलछट भी मिलता है और यहाँ पर लाल मतलब एक मिट्टी पाई जाती है, अगाध मिट्टी जिसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है, वो शामिल है।
इसके अलावा ज्वालामुखी राख और ब्रह्मांडी धूल भी तलछट मिश्रण में योगदान करते हैं। इसलिए जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और तीसरे कथन की बात करें कि गयोट जो है समूह में पाए जाते हैं, तो ये कथन सही है, क्योंकि गयोट या सपाट शीर्ष वाले जो सी माउंट होते हैं या सी माउंट जो होते हैं, इनका निर्माण तब होता है जब एक ज्वालामुखी द्वीप जो है समुद्र की लहरों की क्रिया से अपरदित होता है और फिर नीचे धीरे धीरे धंस जाता है। तो इस प्रक्रिया में हालांकि काफ़ी भूवैज्ञानिक समय लगता है और एक ही क्षेत्र में नुकीले शीर्ष वाले सी माउंट जो हैं अक्सर युवा ज्वालामुखी होते हैं जो अभी तक सतह तक नहीं पहुंचे हैं या समुद्र तल से इतने लंबे समय तक ऊपर नहीं रहे हैं कि उनका काफ़ी क्षरण हो जाए। इसलिए किसी भी दी गई ज्वालामुखी श्रृंखला या प्रांत के भीतर एक गयोट पर एक सपाट शीर्ष की उपस्थिति और उसके गैर रक्षित नुकीले शीर्ष समकक्षों की तुलना में अधिक उम्र और अधिक जटिल भूवैज्ञानिक का सूचक है। इसलिए पहला और तीसरा कथन सत्य है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अभिसारी सीमाओं की विशेषता विशेष रूप से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट के धंसने से होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा कथन है कि महासागर तल पर अपसारी सीमाएं गहरे समुद्री खाइयों और भूपर्पट्टी सामग्री के विनाश द्वारा चिन्हित हैं। तीसरा कथन है कि परिवर्तन सीमाएं तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्र हैं, जहां प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर खिसकने के कारण नई भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे। पहला कथन जो है कि अभिसारी सीमाओं की विशेषता विशेष रूप से महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट के धंसने से होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभिसारी सीमाएं होती हैं ये केवल महासागर या महाद्वीपीय टकराव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दो महासागरीय प्लेटों या दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी हो सकती है। ठीक है, तो जो ये पहला कथन है यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि विशेष रूप से लिखा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब अभिसारी सीमाएं जो हैं सिर्फ महासागर महाद्वीप टकराव के कारण नहीं होता, बल्कि महाद्वीप या महासागर के बीच भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला कथन जो गलत है। दूसरे कथन की बात करें कि महासागर तल पर अपसारी सीमाएं गहरे समुद्री खाइयों और भूपर्पट्टी सामग्री के विनाश द्वारा चिन्हित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि होता क्या है कि महासागरी तल पर अपसारी सीमाएं, जिन्हें मध्य महासागरी कटक कहा जाता है, ये वो हैं जहां पे समुद्र तल के प्रसार के माध्यम से नई भूपर्पट्टी सामग्री का निर्माण होता है, न कि विनाश। तो इनकी विशेषता कटक और भ्रंश घाटियाँ होती हैं, न कि यहाँ पे खाई वगैरह हो। तो दूसरा कथन जो है ये भी गलत हो जाता है। तीसरे कथन की बात करें, तीसरा कथन है कि परिवर्तन सीमाएं तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्र हैं, जहां प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर से खिसकने के कारण नई भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। तो ये गलत है, क्योंकि परिवर्तन सीमाएं ऐसे स्थान है जहां पर टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। हालांकि भूपर्पट्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, और आमतौर पर इनकी विशेषता जो है ज्वालामुखी गतिविधि का यहाँ पर अभाव होना है। ठीक है, तो तीसरा कथन भी गलत है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। और अगला है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण प्रोटेरोजोइक युग के दौरान हुआ था। दूसरा कथन है यह पर्वतमाला एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। तीसरा कथन है कि गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी सांभर क्षेत्रीय श्रेणी खंड में स्थित है। बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहले कथन की बात करें कि अरावली पर्वत जो है दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो ये कथन सही है, जो कि हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है, और इसका निर्माण जो है प्रोटेरोजोइक युग के समय पर्वत जनित प्रक्रियाओं यानी कि वलन के माध्यम से हुआ था। और इसलिए जो अरावली पर्वतमाला है ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत
प्रणालियों में से एक है। तो पहला कथन जो है सही है। दूसरे कथन की बात करें कि यह पर्वतमाला एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है जो थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर के विस्तार को रोकता है। ये कथन भी सत्य है, क्योंकि जो अरावली पर्वत है यहाँ का जलवायु और भौगोलिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है और एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है जो कि थार रेगिस्तान को पूरब की ओर गंगा के मैदानों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैलने से रोकती है। और चूंकि इसका इस समय क्षरण हो रहा है, इसलिए यह एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का विषय है। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। तीसरे कथन की बात करें कि गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी सांबर क्षेत्रीय श्रेणी खंड में स्थित है। तो अरावली पर्वत जो है ये मुख्य दो भागों में विभाजित है, जिसमें पहला गुरु शिखर जो कि सबसे ऊंचा शिखर भी है, 1722 मीटर ऊंचा शिखर है ये, और यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और जो सांभर सिरोही न कि सांबर क्षेत्री, सांभर सिरोही पर्वतमाला का हिस्सा है जो अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग का निर्माण करता है ना। जबकि जो सांभर क्षेत्री पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला का दूसरा हिस्सा है जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है और यह कटकों से भरा हुआ है। यहाँ पे कटक पाए जाते हैं, ठीक है। तो गुरु शिखर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन यह सांबर क्षेत्रीय श्रेणी खंड में स्थित नहीं है, बल्कि यह सांभर सिरोही पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है। तो तीसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सत्य है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा कि इनमें से केवल पहला और दूसरा यानी कि केवल दो कथन सत्य है। बस इतना ही। नमस्कार।